स्नेहा की सास सुबह जल्दी उठकर क्या देखना चाहती थी। आशीष को अपने ऑफिस की ही सहकर्मी स्नेहा से जब विशेष निकटता का एहसास हुआ तो उसने उसके सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। स्नेहा भी आशीष को चाहती थी, इसलिए उसके प्रपोजल को मना नहीं कर पाई और उसने आशीष द्वारा दिए गए प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। स्नेहा के घर वालों को तो कोई आपत्ति न थी, बस आशीष की अपनी माँ की मिन्नतें करनी पड़ी, क्योंकि वह नौकरी पेशा बहू के पक्ष में नहीं थी। उनका मानना था कि नौकरी पेशा बहू घर गृहस्थी में और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। उनकी प्राथमिकता करियर की होती है, जबकि वो चाहती थी कि गृहस्थी के प्रति संपूर्ण तरह से समर्पित बहू। लेकिन बेटे की इच्छा के आगे उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। वे अपने गांव वाले घर में ही रहकर खेतों की देखभाल करती थीं। पिता थे नहीं और बेटा आशीष भोपाल में था। ऐसे में उनकी यह सोच थी कि जब वो बेटे के पास कुछ महीने के लिए जाएं तो उनकी पूरी सेवा सत्कार किया जाए, जो कि वह उन्हें संभव नहीं लग रहा था। वो असंतुष्ट होकर कहती फिरती, नौकरी वाली बहुएं हमारी क्या खाक सेवा करेंगी, उन्हें तो खुद हर समय नौकर चाहिए। घर का काम क्या करेंगी, खाना पकाने के लिए भी नौकर चाहिए। हम जाएंगे तो हमें भी कोई सुख नहीं मिलेगा, उल्टा उनकी ही चाकरी करनी पड़ेगी। विवाह के समय तो वह बेटे बहू के साथ रह नहीं पाई थी। वे हनीमून पर चले गए और वह अपने गांव आ गई थी। तीज त्योहार के समय जब आशीष ने अपने घर आने का आग्रह किया तो वे वहां आने को तैयार हो गई, लेकिन मन अशांत था, सुकून नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वहां जाकर भी तो अकेले ही रहना है। वो दोनों तो ऑफिस के लिए चले जाएंगे, पीछे से मुझ बुढ़िया को अकेले घर छोड़कर उनके घर की देखभाल करने के लिए। सारी जिंदगी खट खट के निकल गई और बुढ़ापे में भी कोई सेवा की उम्मीद नहीं थी। इन्हीं सब विचारों में कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि आशीष के साथ बहू भी उन्हें लेने स्टेशन आई है। अरे वाह, बड़े भाग्य हमारे जो ऑफिस से छुट्टी लेकर हमें लेने आई महारानी, मन ही मन कटाक्ष किया उन्होंने। घर पहुंचकर देखा तो एक बारगी वाह वाह करने को मन कर दिया। करीने से सजाया तराशा हर कोना सुव्यवस्थित था। पता नहीं कब समय मिलता होगा उसे घर सजाने का। बस पैसे फेंकते होंगे और नौकरों से करवा लेते होंगे। इसमें गृहिणी के हाथों की सुघड़ता तो नहीं दिखाई पड़ती। जरूर कोई एक्सपर्ट नौकर ही रखा होगा, वह मन ही मन सोच रही थी। कुछ देर में बहू ने अदरक वाली चाय और पकौड़े बनाकर ले आई। स्वादिष्ट नाश्ता करके मन तृप्त हो गया। अरे पकौड़े बनाने आते हैं क्या इसे? और चाय भी तो कितनी स्वाद बनी थी। कुछ देर लेट के उठी तो रात के 9 बज चुके थे। आशीष ने कहा कि खाना तैयार है माँ। किसने बनाया खाना? उन्होंने पूछा। तो आशीष ने कहा, हम दोनों ने मिलकर बनाया। दोनों ने मतलब? तू भी साथ में रसोई में लगा रहता है क्या? तो क्या हुआ माँ, इसमें क्या अचरज? मैं रसोई में स्नेहा की थोड़ी मदद कर देता हूँ तो काम जल्दी हो जाता है। जब 2 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो एक के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं आता है। माँ को अजीब तो लग रहा था यह सब, क्योंकि वो उस जमाने की थी जब पति पानी भी अपने हाथ से लेना पुरुषत्व की तौहीन समझते थे। वह उस समय तो कुछ नहीं बोली। खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट बना था। तारीफ तो करनी ही पड़ी, साथ ही पहली रसोई का नेक भी देना पड़ा। गांव में तो वे सुबह 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन पता नहीं यहाँ स्थान परिवर्तन की वजह से जिम्मेदारियों से मुक्ति या थकान का असर था कि उनकी नींद सुबह के 8 बजे खुली। उठकर देखा तो दोनों बेटा बहू नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो गए थे। बहू ने उनको फटाफट चाय दी और कहा, माँ जी आपका नाश्ता और दोपहर का खाना कैसरोल में रख दिया गया है। कुछ देर बाद काम वाली भी आ जाएगी घर का काम करने के लिए। जब आपको भूख लगेगी तो उसी से कहिएगा, आपको खाना गर्म करके दे देगी। फिर शाम की चाय तक तो हम दोनों वापस आ ही जाएंगे। माँ आश्चर्य में थी कि कब बहू ने खाना बना लिया और ऑफिस के लिए तैयार भी हो गई। उसने सोचा वो जरूर कल जल्दी उठकर देखेगी कि बहू ने कैसे किया सब और कब किया। उन्होंने राहत की सांस ली कि चलो उन्हें तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। शाम को दोनों ऑफिस से आ गए। उन्होंने देखा कि बहू चेंज करने चली गई है और आशीष ने चाय चढ़ा दी सबके लिए। यह देखकर तो उनका पारा चढ़ गया कि दोनों ऑफिस से आए हैं तो आशीष ही क्यों चाय बना रहा है महारानी के लिए। यह काम तो बहू को करना चाहिए आशीष के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वह सही अवसर की तलाश में थी।
चाय पीकर कुछ आराम करने के बाद उन्होंने देखा कि बहू सुबह के धोए हुए कपड़े बालकनी से ले आई है और आशीष उनको फोल्ड कर रहा है। फिर दोनों रसोई घर में घुस गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक तरफ आशीष सब्जी छौंक रहा था और दूसरी तरफ बहू आटा गूंथ रही थी और दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे, साथ ही काम भी कर रहे थे। माँ के लिए तो ये बिल्कुल अजीब था। उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हुआ कि बेटा ऑफिस से आकर घर के काम में जुट जाए औरतों की तरह। मन ही मन जोरू के गुलाम की पदवी भी दे डाली उन्होंने अपने बेटे को। जब आशीष थोड़ी देर बाद रसोई से बाहर आया तो माँ ने मौका देखकर आखिर सुना ही दिया। क्या रे, तू तो बिल्कुल बीवी का गुलाम हो गया है। औरतों की तरह घर के कामों में लगा दिया है उसने तुझे और तू जुटा भी रहता है। पति की सेवा तो क्या करनी, उल्टा तुम्ही से ही सेवा करवा रही है। क्या सोच के शादी की थी तूने? पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि पति ही पत्नी की सेवा करने में लगा हुआ है। आशीष बोला, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब पति पत्नी में कोई अंतर नहीं है। जब दोनों वर्किंग हैं, दोनों ऑफिस जाते हैं, तो घर की जिम्मेदारियां भी दोनों को ही निभानी चाहिए, वह भी मिलकर। चाहे गृहस्थी हो या बच्चे, दोनों का बराबर योगदान है इसमें। क्या पत्नी ने ही ठेका लिया है घर और बच्चों के प्रति समर्पण का? जब वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक दृष्टि से हमारे प्रति पूर्णतया समर्पित है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? आपको तो खुश होना चाहिए कि पुरुषवादी सोच घट रही है। हम गृहिणियों के महत्व को समझकर उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं स्त्री ही स्त्री की खुशी में बाधक क्यों होती है। माँ, अब जमाना बदल रहा है, पुरुषों के भी और सास ससुर के भी दृष्टिकोण बदल रहे हैं और यही सही और समसामयिक भी है। समय के साथ अपने विचारों को भी बदल लेना चाहिए, वरना परिवार बिखर जाता है। शायद तीर निशाने पर जाकर लगा था, इसलिए माँ की आंखों में रोष नहीं बल्कि बेटे की सोच के लिए गर्व दिख रहा था। मैंने तो सोचा था कि वह अपने बेटे आशीष को यह सब करने नहीं देगी, लेकिन जब उसने अपने बेटे की सोच सुनी, वह भी समझ गई कि बेटा गलत नहीं कह रहा है। हमारा ज़माना कुछ और था, अब हमें भी ज़माने के साथ बदलना चाहिए और अपनी सोच में भी बदलाव लाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।